Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is checklist revision of second year biochemistry. तो सबसे पहले हम लिपिड्स की चेकलिस्ट को देख लेते हैं और इसका हम बेसिक रिवीजन कर लेते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले बताया हुआ उसने फैटी एसिड सिंथेस डोमेन और इसकी रेगुलेशन। फैटी एसिड सिंथेस की डोमेन पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से लिपिड वाले मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये आपको नजर आ रहा है कि फैटी एसिड सिंथेस की डोमेन। तो फैटी एसिड सिंथेस के अंदर आपको ये एंजाइम नजर आ रहा होगा कीटोएसाइल सिंथेस। कीटोएसाइल के बाद जो बारी आती है मेलानाइल एसिटाइल ट्रांसएसिटाइलेज की, फिर इसके बाद बारी आती है डिहाइड्रेटेज की, देन कम्स इनॉल रिडक्टेज, देन कम कीटोएसाइल रिडक्टेज। तो आपने इसको इस तरह से रट्टा मारना है कि मैंने इसका एक फार्मूला बनाया था CRDR। ठीक हो गया। तो एक ने क्या करानी है, कंडेंसेशन करानी है। कंडेंसेशन वाले को हम सिंथेस के अंदर डाल देते हैं। दूसरे वाले ने रिडक्शन करानी है, आपको नजर आओगे इनाइल रिडक्टेज। फिर डिहाइड्रेशन करानी है, डिहाइड्रेटेज। फिर दोबारा रिडक्शन करानी है, तो कीटोएसाइल रिडक्टेज। लास्ट में एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा थायोएस्ट्रेज, जिसने पाल्मिटाइल कोए से पाल्मिटेट ड्राइव करना है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ डिपेंड कॉस्ट से, फिर आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ फैटी एसिड सिंथेस की डोमेन को। तो जो फैटी एसिड जो सिंथेस है मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिसके अंदर हमें कितने एंजाइमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके अंदर 6 एंजाइमिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब एन से सी की तरफ चले तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कीटोएसाइल या मेलानाइल एसिटाइल ट्रांसएसिटाइलेज को पहले लिख दिया। तो फिर मेलानाइल एसिटाइल ट्रांसएसिटाइलेज, देन कम कीटोएसाइल सिंथेस और डिहाइड्रेटेज। इनके सब यूनिट शेयर होती है, कीटोएसाइल सिंथेस की और डिहाइड्रेटेज के सब यूनिट शेयर होती है। इसके बाद आएगा इनॉल रिडक्टेज, देन कम्स कीटोएसाइल रिडक्टेज, देन कम एसीपी, देन कम थायोएस्ट्रेज। ये तो हो गया इसके डोमेन्स, फैटी एसिड कोवे सिंथेस के डोमेन्स। इसकी रेगुलेशन में पूछ रहा है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो एसिटाइल कोवे है, जो एसाइल कोवे रेगुलेट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को। कैसे करता है? एसाइल कोवे अगर ज़्यादा होता है तो एसाइल कोवे एटीपी एक्सचेंज को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, एडीपी कम हो जाएगा। जब एटीपी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो काइनेज को एक्टिवेट करके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देगी। दूसरी तरफ एसाइल कोवे की बीटा ऑक्सीडेशन यानी फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, तो फिर एसिटाइल कोवे का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। जब एसिटाइल कोवे का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर एसिटाइल कोवे की रेशियो ज़्यादा होगी, एनएडी की रेशियो ज़्यादा मिलेगी, साथ एटीपी भी मिलेगा। तो ये इस तरह से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ हमने लिखा था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन किस तरह किन 4 मैकेनिज्म के जरिए लाइपोजेनेसिस को बढ़ा देती है। पहला, इंसुलिन डीफॉस्फोरिलेशन करती है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की, जिसकी वजह से एसिटाइल कोए के कार्बोक्सिलेज के जो प्रोटोमर्स है वो आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। जब पॉलीमर बनेगा तब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो पहला जो मैकेनिज्म है डीफॉस्फोरिलेशन करा के एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की एक्टिवेशन करा देना। दूसरा, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कराना एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू के अंदर जितने ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होगी GLUT4 से, उतना ज़्यादा पायरुवेट बनेगा। जितना ज़्यादा पायरुवेट बनेगा उतना ज़्यादा एसिटाइल कोए बनेगा। जितना ज़्यादा एसिटाइल कोए बनेगा वो लाइपोजेनेसिस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि एसिटाइल कोए मेलानाइल कोए बनेगा। आगे जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, अगर जितनी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी यानी इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो भी इंसुलिन बढ़ाती होती है, तब भी पायरुवेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। पायरुवेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, एसिटाइल कोए ज़्यादा देखने को मिलेगा। और लास्ट में इंसुलिन साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम कर देती है, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाएगा। जब फ्री फैटी एसिड यानी पाल्मिटॉइल कोए का लेवल कम हो जाएगा तो फिर इनहिबिशन नहीं होगी लाइपोजेनेसिस की, क्योंकि हम लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को इस तरह कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा जो सिंथेसिस है वो कब होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच मील के बाद। डिग्रेडेशन कब होती है, स्टार्वेशन में। कौन सा हार्मोन फेवर करता है सिंथेसिस को, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन डिग्रेड करवाता है, ग्लूकागोन। मेजर टिश्यू साइट सिंथेसिस लिवर के अंदर होती है, जबकि डिग्रेडेशन मसल और लिवर दोनों के अंदर होती है। साइटोसोल में होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। जो कैरियर होगा वो सिचुएट होगा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल, जबकि इसमें साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया वाला कैरियर होगा कार्निटीन। यहाँ पर जो फॉस्फोपेंटोथेन कंटेनिंग एक्टिव ग्रुप हो गए वो यहाँ पर होगा एसीपी डोमेन होगा, कोएंजाइम ही होगा। लेकिन यहाँ पर एसीपी डोमेन ही होगा, यहाँ पे कोएंजाइम ही होगा। रिडक्टिव बायोसिंथेसिस है और ये ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है। मेलानाइल कोए डोनर होगा, जबकि एसिटाइल कोए प्रोडक्ट होगा। सिट्रेट एक्टिवेटर है, इसका एक्टिवेटर कोई भी नहीं है। इसका इनहिबिटर पाल्मिटॉइल कोए है, जो ठीक हो गया। ज़्यादा अगर इसकी प्रोडक्ट होगी तो उसको इनहिबिट कर देगा। जबकि यहाँ पर जो लाइपोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है मेलानाइल कोए कैट1 को इनहिबिट करता है। प्रोडक्ट क्या होती है, पाल्मिटेट। इसकी प्रोडक्ट होती है एसिटाइल कोए। रिपीटेटिव 4 स्टेप, मैंने इस तरह रट्टा मारा हुआ था CRDR। CR कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, जबकि इसके अंदर DHDT डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, थायोलाइसिस। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। और सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को देख लिया, फैटी एसिड सिंथेस और उसकी रेगुलेशन को। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये तो आपको बताना भूल गया कि जो फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस लाइपोजेनेसिस, इसको बनाने के लिए NADPH चाहिए होता है। वो NADPH कहाँ से आ सकता है, पेंटोस फास्फेट पाथवे से आ सकता है, वाइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से आ सकता है, वो मैलिक एंजाइम यानी NADP डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ से आ सकता है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, एनर्जी यील्ड ऑफ पाल्मेटिक एसिड के। पाल्मेटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। इसकी एनर्जी यील्ड वैसे होती है, आपने रट्टा मान लेना 106 होती है, इसकी बीटा ऑक्सीडेशन से 106 ATP मिलती है।
टोटल मिलती है 108, लेकिन एनर्जी नेट एनर्जी यील्ड होगी 106, क्योंकि 2 एटीपी आपको इसकी एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होती है। एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? एसिटाइल कोए सिंथेटेज वाले लेवल पर। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एसिटाइल कोए सिंथेटेज। एसिटाइल कोए सिंथेटेज ने 2 एटीपी खर्च कर लिया। वैसे यहाँ पे एक एटीपी खर्च हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फेट बॉन्ड, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड की एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है कार्निटीन का। कार्निटीन का केमिकल नेम किया है बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटारेट होगा, ये इसका केमिकल नेम है। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, 3 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे होगी, वो सारे के सारे अमोनियम के साथ अटैच हो गए और 4 कार्बन एटम देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं ब्यूटारेट। कार्निटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कार्निटीन की सिंथेसिस है, कार्निटीन की सिंथेसिस होती है किसके अंदर? मसल के अंदर ज़्यादा होती है, और ये बनता है 2 अमाइनो एसिड से। 2 अमाइनो एसिड से, उनके क्या क्या नाम है? यहाँ से यहाँ तक कार्निटीन के नाम। तो कार्निटीन डाइट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन ये लाइसिन और मेथिओनिन से भी बन सकता है लीवर के अंदर और किडनी के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में नहीं बनता। मैंने गलती से बता दिया, स्केलेटल मसल कार्डिक मसल में बनता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में ही होता है। स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल में ज़्यादा होता है। लीवर किडनी के अंदर बनता होता है लाइसिन से और मेथिओनिन से बनता है, ठीक हो गया। अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाता है तो प्राइमरी डिजीज भी देखने को मिलता है, स्कैंक्रो भी देखने को मिलता है। प्राइमरी का मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर में मसला होगा, जिसकी वजह से कार्निटीन की अपटेक नहीं हो पा रही होगी कार्डिक और स्केलेटल मसल, क्योंकि कार्डिक और स्केलेटल मसल में बनते ही नहीं है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से कार्निटीन की एक्सक्रीशन होगी। ट्रीटमेंट क्या होगा? कार्निटीन के सप्लीमेंटेशन दे। सेकेंडरी में ये होगा कि ठीक हो गया कि इस साल कार्निटीन की ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू होगी, जिसकी वजह से फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन इंटरप्ट होगी। जो इस साल कार्निटीन है वो बजाय ट्रांसपोर्ट करने के वो यूरिन के अंदर एक्सीडेट हो गया, जिसकी वजह से फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन भी स्टॉप होगी। किन किन के अंदर देखने को मिलता है एक्वायर्ड वाला? कि अगर कार्निटीन की सिंथेसिस सही तरह नहीं हो पा रही लिवर डिजीज के अंदर, क्योंकि लिवर और किडनी के अंदर कार्निटीन की सिंथेसिस होती है लाइसिन कहाँ से होती है? लाइसिन से, मेथिओनिन से होती है, ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि जो अच्छा जो कार्निटीन पाल्मिटा ट्रांसफेरेज 1 और कैट 2, अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी आ जाए तब भी माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। जो कैट 1 होती है वो प्राइमरीली किसको अफेक्ट करती है? अपने रट्टा मारने लीवर को। तो कैट 1 किसको अफेक्ट करेगी? लीवर को। लेकिन जो कैट 2 है वो किसको अफेक्ट करती है? लीवर को, कार्डिक मसल को, स्केलेटल मसल को नहीं। लीवर और मस्कुलेचर को अफेक्ट करने वाले कार्निटीन 2, जबकि लीवर के लिए स्पेसिफिक है कार्निटीन 1, ठीक हो गया। यहाँ पे मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, मायोग्लोबिनियम देखने को मिलेगा, तो एक्सरसाइज ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगी। ट्रीटमेंट क्या होगा? फास्टिंग को अवॉइड करें, क्योंकि फास्टिंग में भी बीटा ऑक्सीडेशन होनी है, या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम ले ले, या ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइट को सॉरी कम नहीं ज़्यादा ले ले, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, लिपिड को तोड़ने की जरूरत ही ना हो, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया बीटा ऑक्सीडेशन का। और एनर्जी यील्ड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा होगा एनर्जी यील्ड ये होती है 106 एटीपी मोल, 106 एटीपी मोल। कीटोन बॉडी में, अच्छा अगर हम एक एसिटोएसिटेट यूज़ करते हैं, एक एसिटोएसिटेट, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 19, ठीक हो गया 19। और अगर हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड यूज़ करते हैं 21.5। अब कैसे होता है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एक एंजाइम होता है थायोफरेज, या फिर इसको बोलते हैं सस्सिनाल कोए एसिटाइल कोए एसिटोएसिटेट, ठीक हो गया। ये एंजाइम यहाँ पे कोई एटीपी नेट एटीपी नहीं बनती। टीसी साइकिल के अंदर तो यहाँ पे एटीपी बनती थी, लेकिन यहाँ पे कोई एटीपी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 19 एटीपी मिलेंगे एसिटोएसिटेट से और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड से, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड से 21.5 एटीपी आपको देखने को मिलता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन इन एनर्जी यील्ड बना। हाउ ग्लाइकोलाइसिस को रिलेट विद द फैटी एसिड सिंथेसिस एंड द रोल ऑफ एनएडीपीएच के ग्लाइकोलाइसिस का रिलेशन क्या होता है फैटी एसिड की बीटा फैटी एसिड की ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर? तो इसका रोल यहाँ पे बताया हुआ होगा, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किस तरह से सपोर्ट कर रही है किसको? लाइपोजेनेसिस को। पहली बात, ग्लाइकोलाइसिस में यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल कोए का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल कोए इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स होगा वो कौन होगा? पायरुवेट। वो पायरुवेट ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से आया होगा। तो पहले जो ग्लाइकोलाइसिस किस तरह सपोर्ट कर रहा है लाइपोजेनेसिस को? ये पायरुवेट प्रोवाइड कर रहा है। वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एसिटाइल कोए प्रोवाइड करेगी। वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो ऑक्सैलोएसिटेट को भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंजाइम होगा ऑक्सैलोएसिटेट बनाने के लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और अगर एसिटाइल कोए बनाना है तो फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। एक में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। ये हो गया पायरुवेट का रोल। इसके साथ साथ जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस करती है NADH। क्या प्रोड्यूस करती है? NADH। और NADH वो इस्तेमाल होता है और मैलेट को बनाने के लिए। साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेस ये ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट को बनाएगा। जब मैलेट बन गया तो एक एंजाइम होगा जो उसको पायरुवेट में दोबारा कन्वर्ट करा देगा, उसका नाम है मैलिक एंजाइम या NADP डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मैलेट को बनाने के लिए NADH चाहिए था, NADH आया ग्लाइकोलाइसिस से। इस तरह
जो ग्लाइकोलाइसिस है वो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन नहीं लाइपोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। NADPH वाला NADPH का क्या मेन फंक्शन होता है? अब NADPH आपको मैंने बताया था, NADPH चाहिए होता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए, और ये आता है कहाँ से? ये आता है पेंटोस फास्फेट पाथवे से, ये आता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से, ये आता है मैलिक एंजाइम से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पेंटोस फास्फेट पाथवे, मैलिक एंजाइम, लेकिन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो साइटोसोलिक फॉर्म में होता है ये रूमिनेंट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो NADPH होता है वो किस स्टेप के अंदर इस्तेमाल होगा? NADPH इस्तेमाल होगा रिडक्टेज वाले स्टेप पे। मैंने आपको बताया था कि CRDR वाला फार्मूला, दो रिडक्टेज होते हैं, एक होता है कीटोसाइल रिडक्टेज, दूसरा होता है इनवाल कोई रिडक्टेज। तो इनवाल कोई रिडक्टेज के लिए और 3 कीटोसाइल रिडक्टेज के लिए CRDR, ठीक हो गया, CRDR यानी इसका दूसरा और आखिरी स्टेप के लिए ये चाहिए होता है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 फंक्शन ऑफ इकोसिनाइड्स एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे की फंक्शन नहीं बताने बल्कि इकोसिनाइड के पहले फंक्शन बताने, फिर साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्रीफ करना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो इकोसिनाइड्स होते हैं, इकोसिनाइड्स को हम 20 कार्बन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड ड्राइव होती है, जिसके 20 कार्बन एटम होती है। फिजियोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट होती है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन काज करती है, पैथोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी काज करती है। इनके फंक्शन को देख लेते हैं सीधा सीधा। थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये बनता है प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर बनता है साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 1 की वजह से, ठीक हो गया। और जो प्रोस्टासाइक्लिन जिसको बोलते हैं PGI2, ये बनता है एंडोथेलियम ऑफ वेसल्स। एंडोथेलियम के पास सेल्स यानी न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लेटलेट के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब अगर एस्पिरिन यूज करते हैं, एस्पिरिन है इनके सिंथेसिस को तो ब्लॉक कर देगी, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन या I2 या प्रोस्टासाइक्लिन, इसकी सिंथेसिस और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकती है। लेकिन प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्या क्या फंक्शन होती है? ये प्रोड्यूस होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 1 से, ये प्रोड्यूस होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 से। ये प्लेटलेट के अंदर, ये एंडोथेलियम के अंदर, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराएगा, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक करेगा, ये वेजो डायलेशन कराएगा, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ठीक हो गया। आगे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, वेजो डायलेशन कराएगा, इसके साथ ही गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करता है, और ये रीनल फंक्शन को मेंटेन करता है, पेन के सेंसेशन को पोटेंशिएट करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराएगा, और फीवर रिस्पांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीवर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पेन, रीनल फंक्शन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये प्रोड्यूस होता है बहुत सारे टिश्यू से, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी सबूत मतलब की कॉन्ट्रैक्शन कराना, इसके साथ यूट्राइन मतलब की भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जो 3 इंपॉर्टेंट सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स, इनको बोलते हैं स्लो एक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, जो अस्थमा और एलर्जी के अंदर इन्वॉल्व होती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, सबूत मतलब की कॉन्ट्रैक्शन करा के इन्फ्लेमेशन काज करवा रहे हैं। ल्यूकोट्राइन A4 है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर, प्लेटलेट के अंदर प्रोड्यूस होता है, जब इसमें ग्लूटाथायोन ऐड करते हैं, फिर C4, फिर अगर ग्लूटामेट निकालते हैं तो फिर बनता है ल्यूकोट्राइन D4, फिर अगर हम ग्लाइसिन निकालते हैं फिर बनता है ल्यूकोट्राइन E4। ल्यूकोट्राइन B4 का फंक्शन क्या होता है? ल्यूकोट्राइन B4 का फंक्शन होता है, ये कीमोटैक्टिक एजेंट होता है न्यूट्रोफिल के लिए, इसके साथ ही व्हाइट ब्लड सेल्स के एडिशन भी कराता होता है, और लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज भी करवाता होता है। अगर हम और इकोसिनाइड के फंक्शन को देखें तो फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक फंक्शन क्या होते हैं इकोसिनाइड्स के, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ लेबर एट टर्म, यानी सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, चलो वही कह सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर एट टर्म, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिवेंशन और एलिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करना, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और इसके साथ एस्थमा और नेजल कंजेशन को प्रिवेंट करना। इसके साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है वो इस्तेमाल होता है स्लीप प्रोमोटिंग सब्सटेंस यानी हिप्नोटिक एजेंट है। इसके साथ जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं सिर्फ रीनल ट्यूबुलर सेल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर साइक्लिक AMP को कम कर देते हैं, बाकी में बढ़ा देते हैं। स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफिलैक्सिस जो C4 D4 E4 होती है, ये ब्रोंकियल मस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ल्यूकोट्राइन B4 असल में वेस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, इसके साथ ही अट्रैक्शन भी कराता है और एक्टिवेशन भी कराता है। हमने कहा था कि कीमोटैक्टिक एजेंट था, एडिशन करा रहा था और लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स इनको रिलीज करवा रहा था। जो इसके साथ साथ कुछ इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। रिजोल्विन और प्रोटेक्टिन, रिजोल्विन और प्रोटेक्टिन ये आपको बता देता हूँ ये कहाँ से बनते हैं। जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो लिपोक्सिन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। लिपोक्सिन एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो रैकिडोनिक एसिड से प्रोड्यूस होती है, मतलब एक वैसा टेट्राइनोइक एसिड रिजोल्विंग और प्रोटेक्टिन के सिंथेसिस को भी बढ़ा देगा। ये इन्फ्लेमेशन को रिजोल्व करवाते हैं, अपोज नहीं करते बल्कि रिजोल्व करवाते हैं। ये बनते हैं कोसा पेंटेनोइक एसिड है जिसको बोलते हैं हम टिमनाटोनिक एसिड, टिमनाटोनिक एसिड। यही टिमनाटोनिक एसिड कौन सी क्लास को बनाता है? ग्रुप 3 वाले को बनाता है, क्लास 3 यानी ग्रुप 3 वाले को बनाता है, ठीक हो गया। और जबकि ग्रुप 2 वाले बनते हैं रैकिडोनिक एसिड से, जबकि ग्रुप वाले बनते हैं डाइहोमो गैमा लिनोलेनिक से, ठीक हो गया। तो ये तो हो जाएगा बेसिक ओवरव्यू। इसके साथ जो आपको ये कौन सा टाइप का होगा, ये MCQs में आता है, ये ओमेगा 3 वैरायटी का होता है, जबकि एक रैकिडोनिक एसिड किस वैरायटी का होगा? रैकिडोनिक एसिड और जो डाइहोमो गैमा लिनोलेनेट है, डाइहोमो गैमा लिनोलेनेट दोनों ही ओमेगा 6 वैरायटी के होते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी ओमेगा 6, ये भी ओमेगा 6, लेकिन ये ओमेगा 3 वैरायटी का टिमनोटोनिक एसिड जिसको बोलते हैं इकोसा पेंटेनोइक एसिड। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्रीफ करने का क्या है?
तो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे दो तरह के पाथवे होते हैं, एक लिपोऑक्सीजिनेस पाथवे, दूसरा साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के अंदर साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें दो कैटालिटिक एक्टिविटी की साइक्लोऑक्सीजिनेस वैरायटी, दूसरी होती है पेरोक्सिडेस एक्टिविटी जिसमें ग्लूटाथायोन चाहिए होता है। इसकी भी दो होती है, आइसोएंजाइम 1 और 2, 1 कॉन्स्टिट्यूटिव होता है जबकि 2 इंड्यूसिबल होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस होगा। साइटोकाइन प्रोड्यूस करवाएगी, एंडोटॉक्सिन, ग्रोथ फैक्टर और ट्यूबर प्रोमोटर ये इसको स्टिमुलेट करवाते हैं, जबकि कुछ सिलेक्टिव इनहिबिटर होते हैं सेलेकॉक्सिब इसको इनहिबिट कर देते हैं। एस्पिरिन, इंडोमेथासिन और फिनाइलब्यूटाजोन, इबुप्रोफेन ये दोनों को, ये स्पेसिफिकली जो एस्पिरिन है वो दोनों को करती है, लेकिन इंडोमेथासिन, फिनाइलब्यूटाजोन ये करते हैं वन वाले को, ठीक हो गया। एस्पिरिन दोनों को करती है, जबकि लिपोऑक्सीजिनेस पाथवे 5 हाइड्रोपेरोक्सी टेट्राइनोइक एसिड होता है, ये बनाता है ल्यूकोट्राइन को A4 B4 C4 D4 E4, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बीटा एंड अल्फा ऑक्सीडेशन। तो हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले अल्फा ऑक्सीडेशन का, ठीक हो गया। तो अल्फा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होनी है और पेरोक्सिसोम में बीटा ऑक्सीडेशन भी होनी होती है। इतना ब्लर क्यों आ रहा है? हाँ, तो पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन ये होती है फाइटोल की, यानी फाइटनॉल की, ठीक हो गया। यानी फाइटनॉल को ए बनता होता है, फाइटनॉल को ए बनता होता है, कहाँ से आता होता है? ये आता होता है फाइटेनिक एसिड से। किससे आता है? फाइटेनिक एसिड। फाइटेनिक एसिड के अंदर 16 कार्बन एटम होते हैं और इसके बीटा कार्बन के ऊपर एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप इसकी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, तब इसकी होती है अल्फा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए होगा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, तो बनेगा फाइटोनाइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेस, फाइटोनाइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेस। जो कार्बन नंबर 1 या अल्फा कार्बन थी उस नहीं, कार्बन नंबर 1 जो कार्बोक्सिल वाली थी उसको रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और जो 15 कार्बन का बचा उसको बोलते हैं पेरिस्टेनॉल। पेरिस्टेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी, उसको बोलेंगे पेरिस्टेनोइक एसिड। पेरिस्टेनोइक एसिड में कोई ऐड करेगा, इसकी एक्टिवेशन होगी और फिर इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एक डिजीज है उसका नाम है रेप्सम डिजीज। रेप्सम डिजीज में ये होता है कि जो पेरोक्सिसोमल फाइटोनाइल कोए है, ठीक हुआ है, ये वाला एंजाइम फाइटोनाइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से फाइटोनिक एसिड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। फाइटोनिक एसिड ब्रांच चेन फैटी एसिड होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, तो फिर इसकी एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। एक और टाइप की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा नहीं, एक और टाइप की ऑक्सीडेशन होती है जिसको बोलते हैं मैगा ऑक्सीडेशन। मैगा ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसी ऑक्सीडेशन जो मैगा टर्मिनल से हो, मिथाइल टर्मिनल से हो, ये समुद्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये इस कंडीशन में होती है जब मीडियम चेन एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी होती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकती, स्पेसिफिकली मीडियम चेन फैटी एसिड वालों की। पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन यानी पेरोक्सिसोम में ऐसे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी जिसमें कार्बन काफ़ी सारी होगी, यानी वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड यानी 22 कार्बन एटम इनकी होगी पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं। तो इस तरह से वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। यहाँ पे फ्लेवोप्रोटीन चाहिए होती है और इसके साथ एसाइल कोई ऑक्सीडेज। चलो ये वीडियो लंबी हो रही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में